हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स से 4th चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और इस चैप्टर से हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड ट्रेड बैरियर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें संबंध बताना है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और ट्रेड बैरियर्स के बीच में। तो जानते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड रिफर्स टू रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए ये जो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये क्या है? ये है रिमूविंग बैरियर्स को हटा देना, या वो जो रोक लगाई गई हैं उनको हटा देना। वो जो गवर्नमेंट के द्वारा रोक लगाई गई है वो कहलाता है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। आगे जानते हैं, गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। तो देखिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट जो है ट्रेड बैरियर्स को लगा सकती है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, विदेश से जो व्यापार हो रहा है, उसे घटाने और बढ़ाने के लिए बैरियर्स लगा सकती है। और क्या डिसाइड कर सकती है कि किस तरह का सामान और कितना सामान कंट्री में इंपोर्ट करना है। ऑन द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज मच लेस रिस्ट्रिक्शंस। बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो देखिए गवर्नमेंट जो है इन रिस्ट्रिक्शंस को कम कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। क्या करने के लिए? ये जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है विदेश से, इसे कम और ज़्यादा करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि किस तरह का सामान अपनी कंट्री में मंगवाना है और कितना सामान कंट्री में आना है। और इससे जो ट्रेड होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वो फ्रीली हो सकता है अगर ये बैरियर्स हटा दिए जाएं। आगे देखते हैं, ट्रेड बैरियर्स एम टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये क्यों लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा? ये लगाए जाते हैं जिससे कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, अपनी कंट्री में जो सामान बनाने वाले हैं, उनका कंपटीशन ना हो फॉरेन कंपनी से। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड बैरियर लगाने का एक मेन रीज़न है गवर्नमेंट का कि वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फॉरेन कंपटीशन से। वाइल इन द केस ऑफ लिबरलाइजेशन, द गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अब ऐसे केस में जबकि लिबरलाइजेशन हो, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्यों ट्रेड्स बैरियर लगाती है? जिससे कि जो प्रोड्यूसर हैं कंट्री के, वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, जो क्वालिटी वो बना रहे हैं उसे इम्प्रूव कर सकें। तो देखिए ट्रेड बैरियर्स रिफर्स टू द लॉ, इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस विच मेक ट्रेड बिटवीन कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव दैन ट्रेड विद इन कंट्रीज। तो देखिए जो ट्रेड बैरियर्स हैं ये क्या रिफर्स करते हैं? एक लॉ रिफर्स करते हैं जो ट्रेड किया जा रहा है ना कंट्रीज़ के बीच में, इनकी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और ये जो है इससे क्या होता है कि कंट्री के अंदर ही व्यापार होता है अगर ट्रेड बैरियर्स लगे हों। ट्रेड बैरियर से क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो अपनी कंट्री में ही सामान को बेचा और ख़रीदा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये बैरियर्स लगाए जाते हैं। टैक्स ऑन इम्पोर्ट, लिमिटेशन ऑन इम्पोर्ट गुड्स। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो सामान दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट होता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है और लिमिट कर दी जाती है कि ये सामान जो है इतनी लिमिट में कंट्री में पहुँचना चाहिए। While removing such barriers or restrictions set by government is called liberalization of trade। तो देखिए जब ये बैरियर्स हटा दिए जाते हैं, ये जो रोक है गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाई गई है वो हटा दी जाती है, इसे ही लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड कहा जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड को और ट्रेड बैरियर्स को, इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज आरबीआई सुपरवाइज बैंक्स। तो ये जो आरबीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक को किस तरह से सुपरवाइज करता है, किस तरह से वो उनके काम पर वॉच आउट करता है। तो देखिए आरबीआई रिक्वायर्स कमर्शियल बैंक्स टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दियर डिपॉजिट्स इन कैश एंड अदर लिक्विड एसेट्स। तो देखिए आरबीआई को ज़रूरत होती है कि बैंक में जितना भी डिपॉजिट हो, जितना भी पैसा जमा हो कैश में, उसकी कुछ निश्चित परसेंटेज वो बता देते हैं कि इतना जो है बैंक के अंदर रखना है, या दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें भी कितना बैंक में रहना चाहिए। दिस परसेंटेज इज कॉल्ड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, और इसे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है, और इसकी परसेंटेज होती है 25%। आफ्टर कीपिंग अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स इन कैश द अदर लिक्विड एसेट्स बैंक कैन यूज दियर सरप्लस फंड्स टू गिव लोन्स। तो देखिए ये तो रख लिया जाता है, जितनी परसेंट बताई गई है इसको तो रख लिया जाता है, इससे बचा हुआ जो और मनी होता है, डिपॉजिट होता है, वो लोन के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट बैंक कैन मीट द विड्रॉवल रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स। और ये जो पैसा है ना, ये क्यों रखा जाता है, ये जो परसेंटेज बताई गई है, जिससे कि जो लोग पैसा जमा करते हैं बैंक के अंदर, उन्हें ज़रूरत हो वो अपना पैसा विड्रॉ कर सके, तो यहाँ पर बैंक इस ज़रूरत को पूरा कर सके, इसलिए वो मनी रखा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ RBI also requires commercial bank to deposit a certain percentage of their deposit with RBI in cash। तो देखिए कैश में रखने का भी कुछ एक निश्चित परसेंटेज है, कितनी परसेंट हमें कैश को रखना ही रखना है। दिस परसेंटेज इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, और इस परसेंटेज को क्या कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। जरूर से याद रखेंगे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये कितना होता है, 5.5% होता है। आरबीआई इशूज गाइडलाइंस फॉर फिक्सिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक। तो देखिए आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई फिक्स कर देता है, रेट फिक्स कर देता है कि कितने इंटरेस्ट पर बोरोइंग करना है, लैंडिंग करना है बैंक को। ठीक है, आरबीआई डायरेक्ट्स द कमर्शियल बैंक्स टू गिव अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्सेट्रा। तो देखिए ये जो आरबीआई है ये कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करता है, बताता है कि आपको इतनी परसेंटेज में लोन देना है इस सेक्टर में। ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी सेक्टर को कितना भी लोन दे सके, नहीं। तो उन्हें बताया गया है कि ये परसेंटेज है, कुछ निश्चित परसेंटेज दी गई है जो एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देना है, या एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको देना है। तो ये सारा फंक्शन होता है आरबीआई का, इस तरह से वो सभी बैंक्स को सुपरवाइज करता है। इन योर ओपिनियन इस ग्लोबलाइजेशन फेयर, क्या आपके विचार में ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, यानी कि ये जो ट्रेड है और सामान है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है सभी कंट्रीज के साथ, कि क्या ये सही है। गिव रीजन इन योर सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपको रीजन भी देना है, अगर आप हाँ या ना कर रहे हो तो क्या कारण है। गिव कैन यू सजेस्ट सम मेजर टू मेक ग्लोबलाइजेशन जस्ट एंड फेयर, क्या आप कुछ और तरीके सजेस्ट कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से अच्छा हो सकता है, तो वो भी तरीके हमें यहाँ पर सजेस्ट करने हैं। तो देखिए नो, ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट बी सेड फेयर, तो ग्लोबलाइजेशन को सही नहीं कहा जा सकता है। ऑल्दो इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस, हालांकि इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इट फेसेस, और उनके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो फेस करनी होती हैं। तो पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर फेस करते हैं। देखिए सबसे पहले बताया गया है नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है कि हर एक को ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है इसका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। रैदर इट हैज़ बेनिफिटेड ओनली वेल ऑफ कंज्यूमर्स, वेल ऑफ कंज्यूमर्स कहा गया वेल्दी कंज्यूमर्स को, जिनके पास धन ज़्यादा होता है। तो देखिए प्रॉफिट किसे मिल रहा है, जो रिच पर्सन है, रिच कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर
विद स्किल्ड एजुकेशन एंड वेल्थ, और उन प्रोड्यूसर को मिल रहा है जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है और वेल्थ है, यानी कि पैसा ही पैसे को खींच रहा है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे बैड इम्पैक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो कहा जा रहा है आगे, इट वाइडन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग दीज, तो इसकी वजह से लोगों के बीच में जो आर्थिक असमानता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। द रिच हैज़ बिकम मोर रिच, जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, एंड द पॉपुलेशन ऑफ पुअर इज स्टिल ऑन इंक्रीज, और ये जो पॉपुलेशन है गरीबों की ये वही है और बढ़ती जा रही है, यानी कि जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो देखिए, इट लीड्स टू इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है। इन द केस ऑफ पॉलिसी चेंज, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पॉलिसी चेंज करती रहती है एमएनसी। द एमएनसी क्लोज इट्स ऑफिस, अगर पॉलिसी चेंज हो गई तो वो क्या करती है, अपने ऑफिस को क्लोज कर देती है। ऑल्सो एट द टाइम ऑफ रिसेशन देयर इज जनरली लार्ज स्केल रिट्रेंचमेंट इन एमएनसीज। तो देखिए, जैसे ही ऑफिस चेंज होते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जो एमएनसी है वो बहुत सारे बदलाव करती है, जिसकी वजह से जॉब जो है सिक्योर नहीं रहती है। आगे देखिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन इज अ ड्रीम विच वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। तो ये तो एक सपना सा है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ये एक सपना है जिससे क्या क्रिएट हो, सबको मौका मिले और जो बेनिफिट हो रहा है वो सबको बराबर मात्रा में शेयर हो। तो देखिए, ये एक सपना सा है। किस तरह से हम कुछ तरीके हैं जो जिन्हें हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को इन तरीकों से अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसमें मेन रोल जो है वो गवर्नमेंट का है। तो देखिए, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट दियर राइट्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए और एक लेबर लॉ बनाना चाहिए और उसे पूरी दृढ़ता से और सही तरीके से लागू करना चाहिए, जिससे कि जो वर्कर्स हैं उन्हें उनका अधिकार मिल सके। इट शुड प्रोटेक्ट स्मॉल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एट दियर इनिशियल स्टेज। तो देखिए, जब कोई प्रोड्यूसर होता है वो शुरुआती स्टेज में होता है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे प्रोटेक्ट करे। इट शुड वर्क विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू नेगोशिएशन एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। तो देखिए, गवर्नमेंट को जो है, जो डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट है उन्हें रोकना चाहिए, WTO को कहना चाहिए, बात करनी चाहिए कि जो रूल रेगुलेशन है वो फेयरली लागू किए जाएं। ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्री में रूल रेगुलेशन किसी और तरीके से लागू किए जा रहे हैं और डेवलपिंग कंट्री में किसी और तरीके से। तो जो गवर्नमेंट है उन्हें बातचीत करनी चाहिए WTO के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसा। डेमोन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ इल्यूस्ट्रेशंस। इल्यूस्ट्रेशंस मीन्स होता है उदाहरण। तो देखिए, ये जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का ये बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें उदाहरण देना है और बताना है। तो देखिए, सिंस इट्स इंट्रोडक्शन ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। तो काफ़ी लंबा रास्ता यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के लिए तय किया गया है। तो बात करते हैं, व्हाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड वेल of consumers and also producer with skilled education and wealth, many small producer and workers have suffered as a result of the rising competition। तो देखिए, क्या हो रहा है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका बेनिफिट किसे मिल रहा है? इसका बेनिफिट मिल रहा है जो रिच कंज्यूमर्स हैं उनको, और जो रिच प्रोड्यूसर हैं, स्किल्ड प्रोड्यूसर हैं, पढ़े लिखे जो प्रोड्यूसर हैं और जो धनी प्रोड्यूसर हैं उन्हें मिल रहा है। और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं, वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? कंपटीशन की वजह से। तो देखिए, नाउ पीपल हैव वाइड रेंज ऑफ
प्रोडक्ट्स विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस। अब लोगों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चॉइस है उनके पास, जिससे कि विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस, और उन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी में भी अच्छे हैं, उनका प्राइस जो है वो भी काफ़ी लो है। दे आर इंजॉइंग मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन अर्लियर। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है, वो हाई हो रहा है पहले की अपेक्षा। तो देखिए, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट द फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन हैव हिट द लोकल प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर हार्ड। तो देखिए, ये जो रिमूवल है ट्रेड बैरियर्स का, यानी कि जो लिबरलाइजेशन हुआ है पॉलिसी का, इससे क्या हुआ, इससे जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसकी मार किस पर पड़ती है, इसकी पड़ती है जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, इन्हें बहुत कठिनाई का सामना इसकी वजह से करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी कंट्री से ऐसा ही बहुत सारा सामान कम प्राइस में आ जाता है, तो जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं वो बहुत ज़्यादा कठिनाई उन्हें होती है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, MNCs have increased their investment in India over the past 20 years। पिछले 20 सालों में जो MNCs है उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, which means, जिसका मतलब है इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। तो देखिए, इंडिया में इन्वेस्ट करना उनके लिए बहुत लाभदायक है, उन्हें बहुत प्रॉफिट हो रहा है। MNCs have been interesting in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food और service such as banking in urban areas। तो ये जो MNCs हैं इनका इंटरेस्ट ज़्यादातर किन चीज़ों में रहा है, जैसे कि सेल फोन की इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनता है, सॉफ्ट ड्रिंक है, फास्ट फूड है और सर्विस हैं, जैसे कि बैंक की सर्विस है अर्बन एरियाज़ में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड रही हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पर बढ़ाया है। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें बहुत सारे वेल्दी पर्सन जो हैं खरीदने के लिए हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज नाउ न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इनके जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं और सर्विसेज हैं इनमें बहुत सारी जॉब क्रिएट हुई। ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाई रॉ मटेरियल, और जो लोकल कंपनीज हैं वो इन्हें रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती हैं। एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रोस्पर्ड। तो इसकी वजह से जो ये लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी, इनमें भी सुधार आया है, ये भी समृद्ध हुई हैं। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सस्टेनेबिलिटी चेंज द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना और ये जो प्रेशर है कंपटीशन का, इसकी वजह से इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, वर्कर्स के ऊपर पड़ा है। फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन मोस्ट एम्प्लॉयर्स, अब कंपटीशन उन्हें फेस करना पड़ रहा है, किनको, एम्प्लॉयर्स को, जो वर्कर्स को काम देते हैं उनके आगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का कि उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। अब वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें फ्लेक्सिबली, यानी कि अपनी मर्जी से जिन वर्कर्स को वो चेंज कर सकें, रख सकें, ऐसे वर्कर रखने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर। जिसका क्या मतलब है कि जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। एक और उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, बैटरीज, कैपेसिटर्स, plastic toys, tires, dairy products and vegetable oils are some examples of the industries where the small manufacturers have been hit hard due to the competition। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं कि इनके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी कंपटीशन को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रीएंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। तो देखिए, बहुत सारी यूनिट्स जो हैं, स्मॉल स्केल यूनिट्स जो हैं, स्मॉल स्केल मतलब जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो बंद हो गई है, वहाँ पर जो वर्कर्स थे जॉबलेस हो गए हैं। द स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स
20 मिलियन। तो देखिए जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है ना, ये बहुत सारे नंबर्स में, मतलब बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं, और यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं 20 मिलियंस। ठीक है, ये जो हमारा देश है इसमें 20 मिलियंस लोगों को, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनमें काम मिलता है। नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर, और इससे ज़्यादा किस में मिलता है? एग्रीकल्चर में। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने जाना है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, और वो एक समान नहीं है। क्यों एक समान नहीं है? हमने उदाहरण देकर समझा कि किस तरह से वो एक समान नहीं है, और कौन सा सेक्शन है कंट्री का जो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो हमने देखा कि जितने भी वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमएनसीज ऑफन ऑप्ट, ऑप्ट मीन्स होता है चुनना, फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मीन्स होता है सहयोग, टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई, बट देयर फॉरेन कोलैबोरेशन हैव गिवन राइज टू ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोलीज एक अधिकार, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ फ्यू हैंड्स कमेंट। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि एमएनसी क्या करती है, अक्सर जो विदेशी सहयोग है उसे चुनती है अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए। क्या चुनती है? जो विदेशी सहयोग है उसे चुनती है। बट देयर फॉरेन कोलैबोरेशन हैव गिवन राइज टू ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। तो देखिए ऐसा हो तो जाता है कि वो विदेशी सहयोग लेती है, लेकिन ये जो विदेशी सहयोग होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, एक अधिकार उत्पन्न होता है, और जो पावर है वो कुछ ही हाथों में रह जाती है। ये हमें कमेंट करके बताना है कि ये रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, और क्या ये होता है। तो देखिए एंट्री ऑफ एमएनसीज इन डोमेस्टिक मार्केट मे प्रूव हार्मफुल फॉर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर। तो जैसा कि हम ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये जो एमएनसीज है ना, जब ये डोमेस्टिक मार्केट में आती है तो ये बहुत ही हार्मफुल साबित होती है। किसके लिए? जो छोटी छोटी कंपनी लगा के बैठे हैं, छोटा मोटा सामान बनाते हैं, उनके लिए। हु आर नॉट एबल टू कम्पीट विद दैम, और वो इस लायक तो है नहीं कि वो सामने वाली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से वो कंपटीशन कर सकें। एमएनसीज बाई अप लोकल कंपनीज। अब एमएनसी क्या करती है, वो इन लोकल कंपनीज को खरीद लेती है। द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाई अप लोकल कंपनीज। और ये जो एमएनसीज है ना, इनका तरीका ही ये है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर इन लोकल कंपनीज को खरीद लेते हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो देखिए एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो। अब एमएनसीज के पास काफ़ी पैसा होता है और इसकी वजह से ये इस काम आसानी से कर लेते हैं। The large MNCs have tremendous power to determine price, quality and labor condition for the small producer of other countries। तो ये जो MNCs है इनके पास इतनी पावर होती है कि वो जो है प्राइस अपने आप निश्चित करते हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह की लेबर, उन्हें कितना वेज देना है, ये कंडीशन वो खुद से रख लेती है, और वो दूसरी कंट्रीज़ में इन सब चीज़ों को अपने आप अप्लाई कर देती है, यानी कि अपनी मर्जी से काम करवाती है। तो देखिए द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। तो देखिए ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, इनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। इनसे ज़्यादा किस में काम करते हैं? एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन इसके बाद करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। सेवरल ऑफ दीज यूनिट्स हैव शट डाउन। अब एमएनसीज के द्वारा ये बहुत सारी यूनिट ऐसी होती हैं जो बंद कर दी जाती हैं। किस वजह से? टफ कंपनीज, टफ कंपटीशन की वजह से। यानी कि एमएनसी जब उन्हें कंपटीशन देती है, जो स्मॉल स्केल यूनिट है उन्हें, जब एमएनसी के पास पावर है, वेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो जो छोटी छोटी यूनिट हैं वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाती हैं और वो अपने यूनिट को बंद कर देते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी वर्कर्स बिकम जॉबलेस। अब बहुत सारे लोगों को वहाँ पर काम मिला हुआ था, ऐसा होने की वजह से होता क्या है कि वो बेचारे जॉबलेस हो जाते हैं। दीज डेज मोस्ट एम्प्लॉयर्स प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। अब आजकल जो एम्प्लॉयर्स हैं, यानी कि जो काम देने वाले हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं? वो पसंद करते हैं कि जो वर्कर्स रखे जाएं वो फ्लेक्सिबली रखे जाएं, यानी कि उन्हें अपनी मर्जी से रखा जाए और अपनी मर्जी से हटा दिया जाए। जितना मर्जी वो उनसे काम करवाएं, जितना मर्जी वो उन्हें पैसा दें। ठीक है, ऐसा हो गया है। सो द वर्कर्स
जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर, इसलिए जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। Thus it can be concluded that MNCs often opt for foreign collaboration to expand and diversify। तो देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि MNC अक्सर ऐसा क्यों करती है, अपने विदेश का सहयोग क्यों लेती है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज हैं जब वो बंद हो जाएंगी तो बस बचेगा क्या कि एमएनसी के पास ही जाना है, वो जो बड़ी नेशनल कंपनीज हैं उनके पास ही जाना होता है लोगों को। आगे देखते हैं, ओनली फेयर ग्लोबलाइजेशन कैन गिव न्यू शेप टू वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सप्लेन। तो कहा गया है कि सही से अगर ग्लोबलाइजेशन हो, इसी से नया आकार मिल सकता है संसार की अर्थव्यवस्था को। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मेड मोर फेयर, कि किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, would create opportunity for all and also ensure that the benefit of globalization are shared better। तो अच्छे ग्लोबलाइजेशन के लिए अगर सही से ग्लोबलाइजेशन क्या होगा तो क्या होगा, सभी को मौका मिलेगा और ये जो बेनिफिट है जो ग्लोबलाइजेशन से मिल रहा है और वो सही से सब में बराबर मात्रा में बटेगा। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल, और गवर्नमेंट है जो इसमें एक मुख्य रोल प्ले कर सकती है कि इसे सही कर सके, इसके जो रूल रेगुलेशन है उनमें पॉसिबिलिटी ला सके। इट नीड टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर ऑल, और गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो जो है कुछ नीतियाँ बनाए, सभी के लिए कुछ नीतियाँ बनाए। गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर गेट दियर राइट्स। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो लॉ बना सकती है और देख सकती है कि क्या वो सही से लागू किए जा रहे हैं और जो वर्कर्स हैं क्या उन्हें अपना अधिकार मिल रहा है। बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, और गवर्नमेंट को देखना चाहिए और देख सकती है गवर्नमेंट की जो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हो रहा है क्या वो सबको बराबर मात्रा में शेयर किया जा रहा है। इट कैन सपोर्ट स्मॉल स्केल टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे कम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है कर सकती है कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए क्या करें, ठोस कदम उठाए और उन्हें तब तक सपोर्ट करें जब तक वो उनसे कंपटीशन करने के लायक ना हो। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, WTO से बातचीत कर सकती है फॉर फेयर रूल्स, की जो रूल्स रेगुलेशन है वो सही से लागू किए जाएं। मैसिव कंपनीज और एंड रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट WTO कैन बी एनकरेज्ड। तो देखिए बहुत सारी जो कंपनीज हैं और रिप्रेजेंटेशन है किससे जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, और ये जो इन्वेस्टमेंट है इनको सपोर्ट करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, किसके द्वारा, ये कर सकता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू द WTO। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या काम करती है, ये अनफेयर काम करती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें रूल रेगुलेशन कुछ अलग होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनमें रूल रेगुलेशन कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे बातचीत करें, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके सामने खड़े हों। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगाने चाहिए। आगे पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी विद एग्जाम्पल। हमें क्या बताना है, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को बताना है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, एग्जाम्पल के साथ। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो देखिए क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इंडिया में।
ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों की अगर बात की जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एमर्जेंस ऑफ इंडियन कंपनीज एज मल्टीनेशनल, तो देखिए इंडिया की बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो किसमें मिल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में बदल रही हैं। तो देखिए सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, Infosys, Ranbaxy have been able to get benefit from the increased competition created as the result of the globalization। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ऐसी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने कंपटीशन किया और कंपटीशन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला और वो जो है मल्टीनेशनल कंपनी में बदल गई, यानी कि चेंज हो गई। उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिला कि उन्होंने अपनी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बना लिया। आगे देखते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन कंपनीज। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से नए मौके मिल रहे हैं इंडियन कंपनीज को, पर्टिकुलरली प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक आईटी। तो देखिए जैसे कि आईटी सेक्टर की हम बात करें, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है आईटी सेक्टर को, इन कंपनीज को इंडिया में आगे बढ़ने के लिए। क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब्स एंड हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू एन एक्सटेंट। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई जॉब भी क्रिएट हो रही हैं और जो नई जॉब है इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी दर काफ़ी घटी है। A host of service such as data entry, accounting, administrative task, engineering are now being done cheaply in India। तो ये सभी काम भी बहुत ही सस्ते में इंडिया में किए जा रहे हैं। तो देखा आपने ग्लोबलाइजेशन की वजह से जहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। Which factors have stimulated the globalization process? तो stimulated मीन्स होता है बढ़ावा देना। तो देखिए क्या फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ावा मिल सकता है। तो इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, किससे मिला है बढ़ावा, ट्रांसपोर्टेशन के इम्प्रूवमेंट से। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 ईयर्स की अगर बात करें, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। दिस हैज़ मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। तो देखिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसी की वजह से कोई भी सामान है अगर कहीं दूर पर भी पहुंचाना है तो हम ये पॉसिबल है और पॉसिबल है काफ़ी लोअर कॉस्ट पर। आगे देखिए डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर हैज़ बीन एडवांसिंग रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से एडवांस हो रहा है ये। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल्स, फैक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट पीपल इन द वर्ल्ड। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, मोबाइल है, फैक्स हैं, तो ये यूज़ किए जा रहे हैं लोगों को, पूरे संसार में लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए। और ये पॉसिबल किससे हुआ है, ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस है इसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि वो फैक्टर्स क्या हैं, कौन से फैक्टर की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो बढ़ा है। तो हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन के इम्प्रूवमेंट से बढ़ा, फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंट हुआ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से बढ़ा, टेली कम्युनिकेशन की वजह से बढ़ा। और पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। They have now entered mostly in every field of activity। तो देखिए हर एक फील्ड में हम कंप्यूटर को देखते हैं। इन द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वी कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो देखिए कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी चीज़ हो, ये जो हमारा इंटरनेट का अमेजिंग वर्ल्ड है ना, हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हम ऑब्टेन कर सकते हैं।
ये सब किससे हो रहा है? कंप्यूटर से हो रहा है। अब इंटरनेट की अगर हम बात करें, इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखिए ये जो इंटरनेट है इसकी वजह से हम ईमेल बहुत जल्दी से भेज सकते हैं, हम वॉइस मेल कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं संसार में बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही कम कॉस्ट पर हम बहुत आसानी से एक दूसरे से बातें कर सकती हैं। Even the payment of money from one bank to another can be made through e-banking। और तो और अगर हमें कहीं पर पैसे को ट्रांसफ़र करना हो, कहीं पेमेंट करना हो, तो हम कहीं पर भी ई-बैंकिंग के द्वारा ये कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसे हम MNCs कहते हैं, इन प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए बहुत बड़ा रोल है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का क्या करने में, ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है ना इसको बढ़ाने में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा रोल है और उसे ही हमें डिस्क्राइब यहाँ पर करना है। तो देखिए MNCs हैव प्लेड अ मेजर रोल इन प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो MNCs हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्या क्या काम यहाँ पर MNCs करती हैं? MNCs आर इन सर्च for location around the world that are favorable for their production activities। तो सबसे पहला काम MNCs का क्या है कि वो अपने ऑफिसेज, अपनी कंपनीज वहीं पर सेटअप करती हैं, पूरे संसार में वो ढूंढते हैं कि जहाँ पर उन्हें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं सस्ते में मिल जाएं, उनके लिए फेवरेबल हों। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड हैज़ इंक्रीज। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ना इन्हीं की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ गया है। आगे देखते हैं, ए लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ कंट्रोल्ड बाय MNCs। तो देखिए ये जो फॉरेन ट्रेड है इसका बहुत बड़ा हिस्सा MNCs के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। MNCs आर एंगेज्ड इन ट्रांसलोकेटिंग कैपिटल, टेक्नोलॉजी, पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए MNCs के द्वारा ही ये जो सारे सामान है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं या दूसरी सर्विसेज हैं वो एक देश से दूसरे देश में पहुंचती हैं। दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन इज प्रमोटेड। और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। इट कैन बी फर्दर इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आगे भी समझाया जा रहा है एग्जाम्पल देकर। देखिए प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय फोर्ड मोटर्स इन इंडिया। तो देखिए प्रोडक्शन किया जा रहा है फोर्ड मोटर्स के द्वारा इंडिया में, वुड लीड टू इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो है इंटरलिंक हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ में भी जाकर, ये प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज़ में भी जुड़ा हुआ है। फोर्ड मोटर्स विल प्रोड्यूस वेरियस कार कंपोनेंट्स इन इंडिया। तो फोर्ड मोटर्स क्या करेगी, वो जो है बहुत सारे जो पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं कार के, वो इंडिया में प्रोड्यूस करेगी। सम अदर कंपोनेंट्स में बी प्रोड्यूस एल्सवेयर ऑन द ग्लोब। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो ग्लोब में यानी कि संसार में कहीं से भी प्रोड्यूस करवाएगी। कंपोनेंट्स प्रोड्यूस इन इंडिया विल बी शिप्ड टू फोर्ड फैक्ट्रीज आउटसाइड इंडिया। अब ये जो कंपोनेंट जो इंडिया में बने हैं ना, वो फोर्ड फैक्ट्रीज जो इंडिया के बाहर हैं वहाँ पर भी शिप की जाएंगी। कंपोनेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज विल बी शिप टू इंडिया फॉर ऑटोमोबाइल्स टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया। अब ये जो दूसरे कंपोनेंट जो बाहर बनवाए जा रहे हैं वो कहाँ पर मंगाए जाएंगे, वो इंडिया में मंगवाए जाएंगे और इस तरह से वो इंडिया में लाकर उनसे कुछ कंपोनेंट्स या ऑटोमोबाइल्स तैयार किए जाएंगे। तो देखा हमने कि MNCs किस तरह से एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ रही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना पार्टिसिपेशन कर रही है, ज्वाइंट हो रही है। तो ये सब हो रहा है MNCs की वजह से। ऑल दीज प्रोसेस विल रिजल्ट इन द इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये जो प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए हैं MNCs के द्वारा। तो इस तरह से MNC जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स। तो देखिए वो प्रॉब्लम हमें डिस्क्राइब करनी है जो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा पैदा की जा रही हैं, किसके लिए, जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं और वर्कर्स हैं उनके लिए। तो देखते हैं, टफ कंपटीशन विद द बिग
कंपनीज, अब छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज से। तो सेवरल स्मॉल यूनिट आर बीइंग शट डाउन, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, कंपनीज है, वो बंद हो रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, अब जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है। स्मॉल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट दियर कॉस्ट ड्यू टू कंपटीशन, अब जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें काफ़ी कुछ करना पड़ रहा है जो कॉस्ट है उसे कम करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करनी पड़ती है। वर्कर आर हायर्ड ऑन टेम्पररी बेसिस, अब जो वर्कर्स जो वो हायर करते हैं वो टेम्पररी बेस पे करते हैं। वर्कर हैव टू पुट इन लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट, अब जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, उन्हें ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है, वर्किंग आवर उनके बढ़ चुके हैं और उन्हें रात में भी काम करना पड़ता है। वेजेस आर लो एंड फोर्स टू वर्क ओवर टाइम, अब उसके लिए जो पैसा मिलता है वो तो काफ़ी कम है और काम जो है ज़्यादा करना पड़ता है। वर्कर आर डिनेड दियर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट ब्रोट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए इतना सारा काम तो वर्कर से लिया जा रहा है, बट जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, बेनिफिट मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो वर्कर्स को नहीं दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर वेज इन विच ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स सस्टेनेबिलिटी, तो देखिए हमें 4 तरीके बताने हैं जिसमें ग्लोबलाइजेशन और ये जो प्रेशर है कंपटीशन का, इनकी वजह से जो वर्कर है ना, उनका जीवन जीने का तरीका ही बदल गया है। तो पढ़ते हैं, वर्कर हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स इन पोटेंशियली हैजर्डस कंडीशन एट लो वेजेस ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, अब जो वर्कर्स हैं उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक काम करना पड़ रहा है, जो उनके हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब होता है, ऐसी कंडीशन में करना पड़ रहा है जो उनके लिए हानिकारक है, और जो वेजेस है, जो वेतन है, वो उन्हें काफ़ी कम मिल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की, उसे कम करना है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। वर्कर्स फेस एन अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, जो वर्कर्स हैं उन्हें जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जो रोजगार दिया जाता है, वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। कैजुअल वर्कर आर हायर ऑन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन डिमांड इज हाई, तो देखिए कैजुअल यानी कि रोज के काम करने वाले वर्कर जो हैं हायर किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर जब डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्शन की। एंड लेट ऑफ व्हेन डिमांड डेक्लाइन, और उन्हें जो है हटा दिया जाता है जब डिमांड कम हो जाती है। MNCs आर प्रोन टू शिफ्ट दियर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द बेनिफिट विद दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो देखिए MNCs क्या करती हैं, अपने सेंटर यानी कि जो प्रोडक्शन के सेंटर हैं या आप कंपनी कह सकते हैं, उन्हें बेनिफिट के अकॉर्डिंग चेंज कर देती है, वो जो बेनिफिट उन्हें गवर्नमेंट से मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देती है। दस व्हेन ए सेंटर शिफ्ट, और इस तरह से जब एक सेंटर शिफ्ट होगा, आइदर द वर्कर्स आर ट्रांसफर्ड और लेट ऑफ, तो इसकी वजह से या तो जो वर्कर्स हैं उन्हें अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर उन्हें काम ही छोड़ना पड़ेगा। तो घुमा फिरा कर इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है। मैनी इंडियन कंपनीज हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम MNCs रीएंडरिंग दियर वर्कर्स जॉबलेस, तो देखिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जो छोटी कंपनीज हैं, वो MNCs के कंपटीशन की वजह से बंद हो गई हैं, और ऐसी कंडीशन में जो वर्कर्स हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, ये स्टेटमेंट हमें एग्जांपल देकर समझाना है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर भी हमने पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है इसकी वजह से जो सामान है वो बहुत ही दूरी पर, बहुत ज़्यादा दूरी पर, बहुत ही लोअर कॉस्ट पर पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए देयर आर इवन मोर रिमार्केबल डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी। तो देखिए बहुत ही उल्लेखनीय विकास हुआ है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। Telecommunication facilities are used to connect one another around the world, so access information instantly and to communicate from remote areas. तो देखिए बताया जा रहा है ये जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है ना, ये क्या करती हैं, संसार में एक कंट्री से दूसरे कंट्री को एक साथ जोड़ती हैं या लोगों को एक साथ जोड़ती हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत ही एक दूसरे के पास पहुंचा देती हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा ग्लोबलाइजेशन को मिलता है। थ्रू इंटरनेट वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। इट ऑल्सो अलाउ टू सेंड ईमेल एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। तो देखिए ये जो इंटरनेट है इसकी वजह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो। और इससे हम क्या करते हैं, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम वॉइस कॉल कर सकते हैं, और बहुत ही कम रेट पर कर सकते हैं संसार में कहीं पर भी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए हमने चैप्टर में भी ये पढ़ा था, अ न्यूज़ मैगजीन पब्लिश फॉर लंडन रीडर्स इज़ टू बी डिज़ाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। तो देखिए लंदन रीडर्स के लिए एक मैगजीन पब्लिश की जा रही है, और उसे कहाँ पर डिज़ाइन किया जा रहा है, कहाँ पर प्रिंट किया जा रहा है, दिल्ली में। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। अब जो मैगजीन में लिखना था, छपना था, वो इंटरनेट के माध्यम से दिल्ली के ऑफिस में आया। द डिज़ाइनर्स इन दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facilities। तो ये जो डिज़ाइनर्स है ना दिल्ली ऑफिस में, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें किससे गेट की, ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी की वजह से उनके पास आई। द डिज़ाइनिंग इज़ डन ऑन ए कंप्यूटर। अब जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्यूटर पर पूरा किया गया। आफ्टर प्रिंटिंग के बाद द मैगजीन आर सेंट बाय एयर टू लंदन। और एयर मतलब हवाई मार्ग से वो जो मैगजीन्स हैं वो कहाँ पर भेजी गई, वो लंदन में भेजी गई। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम बैंक इन लंदन टू द बैंक इन दिल्ली इज़ डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट। तो देखिए इतना सारा काम तो हो गया, और तो और वो जो पैसे हैं ना, वो डिज़ाइनिंग के पैसे, प्रिंटिंग के पैसे, वो बैंक के द्वारा, लंदन के बैंक के द्वारा दिल्ली के बैंक में तुरंत ही इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।